क्लास 12th जहाँ तक पिछली कक्षाओं में जो भी ऊर्जा की बात हम लोग विद्युत के क्षेत्र में कर रहे थे बच्चों, अब हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। और एक नया उसी यूनिट का, एक यूनिट का पहले ही यूनिट का टर्म है जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। विद्युत के आधार पर या विद्युत व्यवहार के आधार पर हम देखेंगे कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। किस आधार पर बच्चों? विद्युत व्यवहार के आधार पर। ये बात याद रखिएगा, विद्युत व्यवहार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर बच्चों अगर आप इसको समझते चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत लाभ पहुंचाने वाला है यह, क्योंकि आप जानते हैं एक एक चीज़ों को बड़ी आसानी से परिभाषित किया जा रहा है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो अगर हम विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थ को बांटें तो कितने भागों में बांट सकते हैं? विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थ को, आधार पर पदार्थों को या पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ये 2 भाग हैं कौन कौन से, आज इसी की चर्चा हमको करनी है। नंबर 1 चालक और नंबर 2 कुचालक बोल सकते हैं, विद्युत रोधी भी बोला जाता है, विद्युत रोधी। बच्चों देखिए, ये जो हमारी शाखा है, एक प्रकार से शाखा कह दीजिए, इसमें हमने अभी तक क्या किया है कि सिर्फ चार्ज को हमने एक स्थान पर फिक्स किया था, यानी चार्ज हमारा रेस्ट में था, गति में नहीं था। ठीक है, गति करता। अब गति का सिद्धांत, चार्ज कैसे चलता है या चार्ज की गति क्या होती है या जिसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, वह क्या है, उसी के संदर्भ में ये चालक और कुचालक आए और उसकी व्याख्या करके इन लोगों ने चार्ज को चलायमान कर दिया। इस बात को याद रखिए, कुचालक। विद्युत रोधी को कुचालक भी कहा जाता है बच्चों। और आप किसी भी क्लास में इस तरीके की परिभाषित शब्दों का उपयोग या शब्दों को नहीं समझ पाए, कारण क्या है? देखिए, पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको आप व्यवहार क्या है, देखिए हमने लिखा है विद्युत व्यवहार के आधार पर। जब तक आप उसको व्यवहारिक रूप से नहीं समझ सकते हैं तब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, चालक और विद्युत रोधी या कुचालक होते क्या हैं, इनकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, जिसको आपको नोट्स में मिल रहा है, लिख के दिया गया है, उसको आप याद रखेंगे, उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये चालक जो होते हैं, जनरल अगर हम साधारण तरीके से देखें तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो आसानी से हो जाता है, अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक सिद्धांत आएगा इसी के बाद जो आपके पॉइंट में है भी, आपके उसमें सिलेबस में, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन विद्युत रोधी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अर्थात अगर किसी चालक को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करें किसी चालक के या पदार्थ के पास, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचरण होने लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे गैस किसी रूम में छोड़ दीजिए तो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे या एटम होंगे वो आपस में टकराएंगे तो इधर उधर गति करना शुरू कर देते हैं। एकदम सेम उसी प्रकार से जब चालक को कोई ऊर्जा बाहर से दी जाएगी या बाहर से कोई विद्युत वाहक बल लगाया जाएगा, कुछ भी आप प्रदान करेंगे चालक को, तो उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको बोला जाता है, इसी सिद्धांत पर चालक और विद्युत रोधी कुचालक की परिभाषा और इनकी व्याख्या की गई है। हम उसी को देखने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या हैं। यानी कि अगर हम कोई बाह्य वैद्युत बल लगा दें या बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दें तो हम देखेंगे चालकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वाहक का काम करते हैं, गति करने लगते हैं बच्चों। ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स को में भी इनकी हम परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ चार्ज के सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे हम देखेंगे क्या होते हैं। यानी अगर आपको परिभाषित करना हो तो आप कर सकते हैं कि चालक, जब कोई चालक होता है या कोई पदार्थ होता है या उसके पास अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाए तो उसमें जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं गति करने लगते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गति नहीं करते। अर्थात आप स्पष्ट बोल सकते हैं कि एक में गति होती है या वे पदार्थ, आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चलना, चार्ज का चलना मतलब धारा की बात करता है, इसमें धारा आसानी से फ्लो नहीं करती है, इसमें धारा आसानी से फ्लो कर लेती है। इसीलिए चालक के कई एग्जाम्पल्स हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी एग्जाम्पल्स लिख के हम समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि चालक क्या होता है। जैसे लोहा, लिख लीजिए इनके एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी होता है, पारा होता है, ये भी चालक का ही काम करता है। इसको आप देखेंगे केमिस्ट्री में तो ये अपवाद आता है, केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में हम देख रहे हैं इसलिए चालक होता है, इसको चालक में ही रखा जाता है। और चांदी भी बच्चों, क्लियर। जब हम देखिए लाइट का काम करते हैं खासकर घरों में गाँवों में, तो आप देखिए अगर लोहे का पदार्थ होता है, जैसे वायर हो गया, जो वायर चलते हैं, ठीक है, जो वायर आप वायरों में जो करंट फ्लो करती है आप जानते हैं जितना अच्छा, इसलिए चांदी का हो, एल्युमिनियम का हो। जैसे अभी आप देखिए फैन को ही देख लीजिए, उसकी बाइंडिंग जब की जाती है तो एल्युमिनियम और कापर ये भी आ जाता है, तांबा आ जाता है। कहते हैं किसकी बाइंडिंग है, तो देखिए एल्युमिनियम वाला उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता। और ऐसे कई पदार्थ या धातुएं, इनको धातु में भी रखा जाता है, ये धातुएं भी हैं, ठीक है, लेकिन ये द्रव रूप में एक ऐसी धातु है पारा जो पाया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। तो ये हमारे ये होते क्या है कि इनमें जो पदार्थ रखे हैं, ये जो पदार्थ हैं, ठीक है, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे उनमें जैसे आप रबड़ ले लीजिए, कागज़ ले लीजिए, लिख देते हैं रबड़, कागज़, प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। रबड़ हो गया, कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। कांच है और अभ्रक है, कांच को भी आप लिख सकते हैं, कांच है, अभ्रक भी एक पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात इसी प्रकार के जो पदार्थ लगे होते हैं इनमें करंट का फ्लो, धारा का फ्लो नहीं होता है। इसीलिए हम जब लाइट का काम करते हैं इसी प्रकार के बनाए गए यंत्रों को से बाइंडिंग करते हैं जिससे करंट उसमें ना उतर सके, करंट का फ्लो ना हो सके। जैसे बच्चों गाँवों में बहुत से ऐसी जगह देखा जाता है कि करंट की सुविधा होती रहती है, वहाँ पर बच्चों को लापरवाही से जो लाइनमैन होते हैं उनको भी इसीलिए रबड़ के दस्ताने दिए जाते हैं। अगर कोई भी काम लाइट संबंधित कर रहे हैं तो लाइट संबंधित कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो कुचालक की सहायता से ही करेंगे। अगर चालक की सहायता से करेंगे तो कंडक्टर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाएगा और आपको करंट लग सकती है। ये सावधानी के लिए भी है। और देखिए अब इसमें जो चालक होते हैं और विद्युत रोधी कुचालक हैं उनमें अंतर क्या है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वाहक का काम करते हैं, इनमें नहीं कर पाते हैं बच्चों। अब हम बताएंगे आगे आपको कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। यानी हम चालक और विद्युत रोधी कुचालक को समझ गए हैं, अब ये देखना है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हम जान जाएंगे तो निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे कि हमारी जो ये गतिकी है ये किस प्रकार से काम करती है। ठीक, आगे देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मुक्त होते हैं। देखिए पूरी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, लेकिन चालकों में क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्षाओं में आप जैसे परमाणु मॉडल आप पढ़े होंगे, 11th में पढ़ाया गया होगा। अगर हम नाभिक ले लें और नाभिक की ऐसे ऐसे कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कई लोगों ने कई प्रकार से परमाणु मॉडल को परिभाषित किया, लेकिन आप ये जानते रहिए कि नाभिक धनात्मक होता है, ये आपको पता होगा, इसी पर पूरा आवेश होता है। ठीक, और कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जब अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब आप जानते हैं, इसको भी पढ़ाए हैं, हिंदी में इसको आद्य अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? आद्य अवस्था। तो ये अवस्था जो होती है इस स्टेज में वो उदासीन होते हैं। कारण क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए वो क्या होंगे इस कंडीशन में, ये होते हैं क्या हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही आप
बाह्य स्रोत से कोई विद्युत आवेश देंगे या कोई विद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो यहाँ से जो धनात्मक आवेश है यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इस कक्षा में गति करने लगते हैं और जैसे जैसे इनकी ऊर्जा आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों कि नाभिक का जो आकर्षण बल होता है जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर आ जाएंगे, पहले तो यहाँ थे बच्चों क्योंकि ये आकर्षण बल से बंधे हुए थे आप जानते हैं, लेकिन फिर यहाँ पहुँच गए और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकर्षण बल जो नाभिक के द्वारा इन पे लगता था वह बल क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, वीक पड़ने लगा और जब यहाँ आ गए तो इनकी अवस्था से ये देखिए इनसे आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। दूरी बढ़ने पर आप जानते हैं चाहे जिस सिद्धांत से देखेंगे आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से पूरी तरीके से मुक्त नहीं होते, ये इतना बल कम लगता है जिसके कारण ये क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होके इस कक्षा में इन कक्षाओं में ठीक है घूमने लगते हैं और जब ये घूमने लगते हैं तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और इसी की संख्या देखिए किसमें पाई जाती है, चालक में। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसीलिए उसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक में और इसी अवस्था को हम चालक की अवस्था कहते हैं। अर्थात कोई भी कंडक्टर होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही वाहक का काम करते हैं। अब देखिए वो भाग नहीं जाते, इसी में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते रहते हैं। अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे को अपोज करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, चौथा पांचवा, इस तरीके से वो चलते रहते हैं और लगातार इसमें करंट चलती रहती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें न होने का कारण है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते और पाए नहीं जाते तो सीधी सी बात है धारा का प्रवाह उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा जितनी हमें आवश्यकता होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा जो सिद्धांत था, जो टॉपिक थे, इनको लिखने के लिए आता है, बहुत विशेष नहीं आता है। इसमें बहुत पूछेगा तो चालक और कुचालक में अंतर पूछेगा बच्चों, आप आसानी से लिखा हुआ है, आसानी से हमने बता दिया। वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, एक चालक दूसरा कुचालक। लेकिन और दूसरा चालक में जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे उनको तीन भागों में देखते हैं हम, चालक, कुचालक और अर्धचालक। उसकी चर्चा हम दूसरी ब्रांच में करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पदार्थ को वैद्युत व्यवहार के आधार पर बांटा गया है वो दो ही भागों में बांटा गया है। और अब हम शुरू करने वाले हैं जो हमारी यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारिता जो हमारा पॉइंट है उसको बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। जैसे कोई एक माना एक चालक हो जिस पर Q आवेश दिया गया हो, यानी आप कह सकते हैं Q आवेश दिया जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या उसका विभवांतर B ही होगा। तो Q प्रोपोर्शनल B, धारिता की परिभाषा हम देखने चल रहे हैं। यानी अब हम इसी चालक के सिद्धांत या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत के आधार पर जो धारिता होती है उसकी बात हम करने चल रहे हैं। ये आवेशों की मात्रा को क्या करता है, उसी की माप को बताता है। आप कह सकते हैं किसी चालक पर जो आवेश होते हैं और उसमें जो विभवांतर होता है या जो विभव होता है उसी के दोनों के अनुपात को ही हम धारिता कहते हैं। या किसी चालक का Q बढ़ाएं तो V बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अगर Q बढ़ाएं V बढ़ गया, V का मतलब ही ये बच्चों विभवांतर, ठीक है। और Q क्या है, किसी चालक पर जो चार्ज है, जो आवेश है धनात्मक होगा। तो इसी की माप जो बताता है, यानी चार्ज के बढ़ाने पर जो ऊर्जा बढ़ाई जाती है किसी भी कंडक्टर की, उसी को हम धारिता के रूप में जानते हैं या उसी को बच्चों धारिता कहते हैं। इसकी हम चर्चा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक संधारित्र होता है और एक धारिता, दो टर्म निकाले जाते हैं। तो हम किसी संधारित्र की धारिता निकालते हैं, संधारित्र की धारिता ही निकालते हैं। इसको अक्षर C से डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि Q प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए Q बराबर हम लिख सकते हैं CV, और जब C निकालते हैं बच्चों तो ये आता है Q/B। यही किसी चालक की क्या है, यही किसी चालक की क्या कहलाती है बच्चों, धारिता कहलाती है। इसी को हम धारिता बोलते हैं। धारिता का मतलब ही होता है कि किसी पदार्थ या किसी चालक पर जो चार्ज है, समझ लीजिएगा, जो आवेश होता है उसी की कुल माप बताता है। अर्थात यह एक प्रकार से कहा जाए ऊर्जा को बढ़ाने की एक
आगे जब संधारित्र आप देखेंगे, कैपेसिटर कहा जाता है, तो हम जब देखेंगे उसको कैपेसिटर संधारित्र, वह एक ऐसा समायोजन होता है जो आसानी से वो किसी भी चालक की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिसकी चर्चा हम अभी देखिए यहाँ बेसिक कर रहे हैं। अभी धारिता को हम आपको बताएंगे अच्छे से, जिससे आप उसका डेरिवेशन जो है, तमाम प्रकार के 2 डेरिवेशन इस पे आधारित हैं, उसकी भी चर्चा जब करेंगे तो आप जान जाएंगे कि धारिता का काम क्या होता है। लेकिन यहाँ जो जनरल सी बात थी, अगर किसी चालक का चार्ज Q हो और उस पर V विभवांतर, यही जो बाह्य ऊर्जा आप विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, उसके कारण आप देख रहे हैं अगर इसको बढ़ाएंगे इसका भी मान बढ़ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हटाने के लिए Q बराबर C भी यूज किया जाता है, जहाँ पर C किसी चालक की या किसी पदार्थ की आप धारिता बोल सकते हैं। इसको हम फाइंड आउट जरूर करेंगे और इसको जोड़ा भी जाता है, तो आगे इसकी चर्चा हम जो करने वाले हैं उनकी अभी बात कर रहे हैं, आगे हम इनको अच्छे ढंग से देखेंगे। लेकिन चालक के स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो हमें प्राप्त हुए हैं उसको हमने नोट्स में लिखा है, आप उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने एक चैप्टर जो भी हम शुरू किए ख़त्म किए हैं उसमें जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उस परिणाम की चर्चा हम कर चुके हैं। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसकी बीमा और मात्रक बताइए, तो आप इसकी बीमा और मात्रक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि Q की बीमा जानते हैं और V की भी बीमा निकाली जा चुकी है। B की बीमा आपने निकाला था, अगर नहीं निकाले हैं तो आइए देख लेते हैं कि क्या कहता है ये। C तो आप जानते हैं, धारिता की हमने बीमा की बात किया है, और मात्रक देखेंगे तो पहले मात्रक लिख लेते हैं, तो बीमा भी हमें आसानी से बच्चों मिल जाएगी। जब हम बीमा और मात्रक निकाल लेंगे तो हमारा थोड़ा सा जो फंडामेंटल टर्म है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो C इज इक्वल टू बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, Q/V। अब देखिए ये क्या है, ये आवेश है कि नहीं है, और ये क्या है, ये विभव है। और आप आवेश का मात्रक जानते हैं क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है, पढ़ाया जा चुका है। और विभव है तो विभव के लिए हमने क्या बताया है, V इज इक्वल टू, आप अभी हाल में ही निकाले थे, V इज इक्वल टू W/Q। तो W क्या था, जूल बटे, आप लिख सकते हैं विभव का मात्रक लिखाया गया है जूल बटे कूलाम। क्लियर। तो ये कूलाम बटे का बटा है, ऊपर चला जाएगा बच्चों, और जब ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि ये क्या देगा, ये देगा कूलाम का स्क्वायर बटा जूल। हम इसको बस बदलते चले जाएंगे, इसका जनरल मात्रक जब तक MKS में नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें इसका बीमा नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको फैरेड जब मिलता है हमें, ये याद रखिएगा, ये इसका जो मात्रक होता है इसको फैरेड भी कहा जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। फैरेड एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक भी बना हुआ है। एक फैरेड अगर किसी भी चालक की क्या हो, धारिता हो, तो आप जान जाइएगा उस चालक में 1 कूलाम और 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया होगा, तो उसकी जो धारिता होगी वह 1 फैरेड कहलाई जाएगी। या अगर कहा जाए किसी चालक में या किसी चालक का 1 कूलाम आवेश हो, 1 कूलाम आवेश तथा उस पर 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए, उस चालक की जो धारिता होगी वह 1 फैरेड होगी। फैरेड के और मात्रक हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे, माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। लेकिन चलिए हम जहाँ थे मात्रक की बात कर रहे थे बच्चों, आइए मात्रक पर लौटते हैं। अब देखिए कूलाम का भी आप जानते हैं, इसको हम हमेशा लिखते हैं एम्पियर, यानी Q इज, अब देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। तो I क्या है, धारा है, यानी एम्पियर। इसको अगर लिखेंगे तो एम्पियर लिखते हैं, क्लियर। एम्पियर इंटू क्या है, समय, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और चार्ज को जब आप देख सकते हैं उसी से निकल जाता है। एम्पियर इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, समय, और होल स्क्वायर है कि नहीं है, कूलाम पर इसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। क्लियर। आगे देखिए जूल है, तो जूल क्या है, किसका है, कार्य का है। अब W बराबर F इंटू डी होता है कि नहीं होता है, यानी इसको आप लिखते हैं जूल बराबर न्यूटन और इंटू मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, बड़ी आसानी से इसकी बीमा। और 1 नंबर में कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है, और जब पूछ लिया जाता है तो बच्चे सोचते हैं कैसे निकालेंगे, बस आप ऐसे ही करते चले जाएंगे, आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए ऊपर तो एम्पियर है, तो एम्पियर ही रहने दीजिए, क्योंकि आप देखिए
उसमें हमारे मूल जो मात्रक थे उसमें टर्म मिल गया है एम्पियर। ठीक, इसको याद रखिएगा, एम्पियर इंटू क्या है, समय है, टाइम है। तो अगर इसका मात्रक लिखना हो तो सेकंड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बदल दीजिए सेकंड, क्योंकि यहीं पर लिख दिए होते तो भी ठीक था, लेकिन आप यहाँ पर अगर यहाँ सेकंड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मात्रक ही लिख देते हैं। तो अब आप देखिए ये न्यूटन मिल गया, और न्यूटन जब मिल गया तो आप क्या लिखते हैं, इसको जब किलोग्राम में लिखते हैं तो किलोग्राम लिखते हैं बराबर एमए से देख लीजिए, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, इनटू क्या बच्चों, मीटर। तो सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर अब देखिए इसको ब्रेक करिए, ब्रेक करेंगे तो आपको इनके मात्रक जो हैं वो मूल मात्रक मिल जाएंगे, और जब मूल मात्रक मिल गए तो आप उसी की पावर लगा देंगे तो आपकी बीमा कहलाती है, वही परिभाषा उसकी होती है। तो इसको अगर लिखें तो लिख दें अब, क्योंकि सब मूल मात्रकों में मिल गए हैं इसलिए बीमा लिख देते हैं, नहीं पहले मूल मात्रक ही लिख देते हैं। ये क्या है बोलिए, एम्पियर है कि नहीं, एम्पियर का स्क्वायर होगा इंटू किसका होगा बोलिए, सेकेंड का स्क्वायर होगा। इतना हो गया। अब देखिए नीचे क्या है बच्चों, किलोग्राम है, और ये मीटर स्क्वायर होगा, मीटर में गुणा होके सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो देखिए ये सेकेंड स्क्वायर क्या कर देगा, एक सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो उसे क्या दे देगा, पावर में दे देगा, और पावर में दे देगा तो उसकी जो बीमा है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये F बराबर MS हमने लिखा है, ये मीटर हो गया। इसको आप जब ऊपर ले जाएंगे बच्चों, ऊपर ले जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक और सेकेंड स्क्वायर दे देगा, देगा कि नहीं देगा। ठीक, अब सेकेंड स्क्वायर देगा तो इस टर्म को भी ऊपर कर दीजिए, तो ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा किलोग्राम की पावर -1 मीटर की पावर -2, और आप देखिए सेकेंड स्क्वायर क्या देगा, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर देगा, देगा कि नहीं देगा। यानी अब इसका अगर हम बीमा लिखें, ये तो हमारे MKS में मात्रक मिल गए हमें चारों, देखिए मूल मात्रक लिखे हैं क्योंकि मूल राशियों से प्राप्त किए गए हैं। देखिए किलोग्राम द्रव्यमान, मीटर लंबाई, सेकेंड टाइम, एम्पियर आप जानते हैं ऐसे। तो क्लियर हो गया। आगे देखिए अब इसको हम क्या कर दें, इनके मात्रक अगर बीमा लिखना होगा तो किलोग्राम माइनस m की पावर -1, ये क्या है, अब देखिए लंबाई है l की पावर -2, सेकेंड तो आप जानते हैं पावर 4 होगा, a की पावर 2 होगा, और ये आपको किसकी बीमा मिल गई बच्चों, ये बीमा आपको मिल गई किसकी, C की, अर्थात धारिता की बीमा हमने फाइंड आउट कर लिया। और मात्रक भी हमने देखा कि कैसे हम बदल रहे थे। तो जो जनरल हमारा फंडामेंटल काम था धारिता संबंधित, उसको हमने थोड़ा बहुत किया है। आगे एक दो और बातें हैं इसमें, जैसे कि आप इससे ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि इसका छोटा इसका मात्रक क्या होता है। तो छोटे दो मात्रक हैं इसको, एक होता है माइक्रोफैरेड और एक होता है पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड का तात्पर्य बच्चों ये है कि 10 की पावर -6 फैरेड, और पिकोफैरेड का मतलब है 10 की पावर -12 फैरेड, अर्थात एक माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 10 की पावर -6 फैरेड, और एक पिकोफैरेड को PF लिखा जाता है, ये 10 की पावर -12 फैरेड होता है। या कभी कभी इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 1 माइक्रो एंड माइक्रोफैरेड भी कहा जाता है। तो परेशान मत होइएगा, पिकोफैरेड को एक माइक्रोफैरेड भी कभी कभी बोला जाता है। तो ये तो जनरल बात थी किससे संबंधित, धारिता संबंधित, उसको हमने अभी तय किया। चालक देखा, कुचालक देखा, स्थूल वैद्युतिकी के जो 2-3 परिणाम हमने लिख के दिए हैं उसको याद कर लेंगे बच्चों। यह वीडियो भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती है भौतिकी विज्ञान में तो आप हमें जानते हैं, रत्नेश नाम है हमारा, मैं भौतिकी विज्ञान पढ़ाता हूं, और आप आसानी से कोई भी प्रश्न आपके हों उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।